Let us start with chapter number 4, structure of atom. Chemistry chapter number 4, structure of atom. अभी तक अपन ने पढ़ा कि भाई एटम जो है वो इंडिविजिबल है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, डाल्टन्स की थ्योरी भी पढ़ ली। फिर अपन ने बोला कि नहीं भाई, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये सब कैसे चालू हुआ? सबसे पहला एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर जो है इट वाज गिवन बाय थॉमसन। एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखिए, स्ट्रक्चर तो बहुत लोगों ने दिए, हर कोई उसके ऊपर काम कर ही रहा है। हर व्यक्ति की ये इच्छा है कि हम ये बता पाए कि एटम कैसा दिखता है। तो उसकी शुरुआत सबसे पहली बार जो एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है वो हमें शुरू किया थॉमसन ने। इसको हम बोलेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। इसी का दूसरा नाम रहेगा प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम, या खाली प्लम पुडिंग एटम, प्लम पुडिंग मॉडल, या हम इसे बोलेंगे वाटरमेलन मॉडल ऑफ एन एटम, या हम इसे बोलेंगे रेजिन पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। भैया कितने सारे खाने खाने के नाम आ गए। प्लम पुडिंग हो गया, रेजिन पुडिंग हो गया, वाटरमेलन हो गया, और मेन नाम थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। क्या था ये? थॉमसन के हिसाब से सबसे पहला पॉइंट तो था कि भाई एटम इज स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। कैसा होगा? एटम जो होता है वो गोल होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। क्योंकि इससे पहले तो हमें ये भी नहीं पता कि एटम कैसा दिखता होगा, है ना। तो उसकी शुरुआत जो हम ले रहे हैं वहां से हम ले रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। अभी तो कैसा है, जब भी पढ़ाते हैं ऐसा ड्रॉ कर दिया। क्यों भैया? क्योंकि हमें मालूम है कि ऐसा दिखता है। लेकिन जब भी शुरू हुआ तब क्या बोला गया कि भाई एटम इज स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। बढ़िया, ये बात सही है। दूसरा, पॉजिटिव पार्ट इज डिस्पर्स्ड। क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव पार्ट इज डिस्पर्स्ड इन द स्फीयर। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? फैल जाना। क्या कर रहे हैं अपन? अपन पढ़ रहे हैं कि थॉमसन मॉडल जो एटम का दिया गया वो कैसा दिया गया। तो थॉमसन ने बोला सबसे पहली बात कि एटम जो है वो स्फेरिकल है। जो भी पॉजिटिव पार्ट है वो पूरे के अंदर डिस्पर्स रहेगा, फैला हुआ रहेगा, एंड द नेगेटिव चार्ज आर एम्बेडेड इन दिस स्फीयर। मेरा समझ में तो नहीं आया मैम, लेकिन आप बोल रहे हो तो हमने मान लिया, है ना। कोई बात नहीं, समझते हैं। नाम भी दिया उन्होंने वाटरमेलन। वाटरमेलन का मतलब आपको मालूम है, तरबूज, है ना। वाटरमेलन इज स्फेरिकल इन शेप। अब ऐसा लंबे वाला तरबूज नहीं मानना, गोल वाला मान लो, इमेजिन ही तो करना है। तो वाटरमेलन बोले ये एटम है। पॉजिटिव पार्ट क्या है? द रेड एडिबल पार्ट, जो लाल वाला हिस्सा जो हम खाते हैं, द रेड एडिबल पार्ट इज कंपेयर टू द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द स्फीयर, है ना। जब हम लोग तरबूज की बात करेंगे, वाटरमेलन की बात करेंगे, तो उसके अंदर रेड पार्ट जो है वो पूरे के अंदर फैला हुआ है, डिस्पर्स्ड है। ऐसे ही जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो पॉजिटिव पार्ट होता है, दैट इज आल्सो डिस्पर्स्ड इन द स्फीयर। ये था थॉमसन का मॉडल। अब एज द सीड्स आर एम्बेडेड इन द वाटरमेलन, काले कलर के बीज होते हैं वो क्या होते हैं? धसे हुए हैं। सीड्स आर एम्बेडेड। सिमिलरली द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द स्फीयर। पूरे स्फीयर के अंदर पॉजिटिव पार्ट जो है वो डिस्पर्स्ड है, फैला हुआ है, एंड द नेगेटिव चार्ज आर एम्बेडेड इन इट। ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अब रेजिन पुडिंग या प्लम पुडिंग क्यों बोला गया? रेजिन का मतलब किशमिश, द्राक्ष, और प्लम वो खाने के जो काले काले से आते हैं वो प्लम्स। अब एक पुडिंग बनाई,
पुडिंग पता है आप लोगों को, खाने का पार्ट, केक इमेजिन कर लो, पुडिंग इमेजिन कर लो, उसके अंदर रेजिन्स अंदर अंदर प्रेजेंट है, तो बोले ये जो एडिबल पार्ट है दिस इज पॉजिटिव पार्ट एंड रेजिन्स एम्बेडेड इन इट आर द नेगेटिव पार्ट। तो ये उनका पूरा एक पार्ट था जिसे बोला गया थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। According to this model, the positive charge in the atom is dispersed. It is spread all over, just like the red edible part of the watermelon. है ना, जैसा रेड एडिबल पार्ट वाटरमेलन का है, ऐसे इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। While the electrons are embedded in the positively charged sphere, just like the seeds are embedded in the red edible part of the watermelon. According to this model, atom is spherical in shape. Full stop. The positive charge in an atom, the positive charge in an atom is dispersed in the sphere, D-I-S-P-E-R-S-E-D, dispersed in the sphere, just like the red edible part, just like the red edible part in the watermelon. Comma, while the electrons are embedded, E-M-B-E-D-D-E-D, embedded in the positive sphere, just like the seeds are embedded, just like the seeds are embedded in the watermelon. इसी को अब अपन पॉइंट वाइज लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, an atom has positively charged sphere, इसी को आप थोड़ा सिस्टमैटिक लिखेंगे। an atom has positively charged sphere and the electrons are embedded in it. Second point, atom is electrically neutral. Second point, atom is electrically neutral. पॉइंट बढ़ाने के लिए हम थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, अदरवाइज वो सेकेंड पॉइंट के अंदर ही आता है, लेकिन पॉइंट बढ़ाने के लिए अपन ने एक और पॉइंट ले लिया। The negative and positive charges are equal in magnitude. मतलब इनकी जो वैल्यूज हैं, मैग्नीट्यूड है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव का बराबर होगा, और बराबर है इसीलिए पूरा एटम जो है इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज कब होता है? जब वो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, एक्चुअली इस जगह हम लोग हर जगह पॉजिटिव वर्ड यूज कर रहे है ना, हमने कहीं पर भी प्रोटॉन वर्ड अभी तक यूज नहीं किया। इसकी पूरी एक कहानी है,
वो कहानी बहुत पुरानी चलती है। पुरानी है कि सबसे पहले कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई। मतलब अभी तो हमें ये भी नहीं मालूम कि प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये उसकी कहानी कि बोले अभी तो हमें ये भी नहीं मालूम था कि प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो एक जन ने, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कैथोड रेज की डिस्कवरी करी। फिर उसके बाद में धीरे 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 करके जे जे थॉमसन ने बताया। किसने बताया, वो नाम आप लिख लो, जे जे थॉमसन ने, कि ये जो कैथोड रेज है दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर वर डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन। ठीक, उसके बाद ही थॉमसन ने, जे जे थॉमसन मतलब यही अपने थॉमसन जो अपन ने लिखा है, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई है ना, मतलब पहले कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, वो आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद में थॉमसन ने बोला कि ये जो रेज है ये इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बोले नेगेटिवली चार्ज होते हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके एक्सपेरिमेंट्स करे। उन्होंने बताया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। फिर बीच में कभी, ये आपको कहानी सुना रही हूँ, फिर बीच में एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ, वो और एड ऑन हो गया। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। फिर E/m रेशियो जे जे थॉमसन ने बता दिया। ऐसे अलग 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 काम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आके और बोले चलो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कई चीजें एक साथ चलती है, अलग अलग लोग उसके ऊपर काम करते हैं, तब जाके हम फाइनली किसी आंसर तक पहुंचते हैं। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी और थॉमसन ने ये मॉडल भी दे दिया। अब इस बीच में यहाँ तक ये समझिए कि इस वक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये हमें मालूम है, लेकिन प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलना है ये हमें नहीं मालूम। इसलिए इस पूरी में अपन ने थॉमसन मॉडल में प्रोटॉन नाम कहीं नहीं लिखा। अपन ने वर्ड क्या यूज किया, पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज डिस्पर्स्ड। हमने कहीं पर भी प्रोटॉन वर्ड नहीं दिया, क्योंकि थॉमसन मॉडल जब बना था तब तक हमें ये नहीं मालूम था कि पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलना है। इसलिए आप प्रोटॉन वर्ड यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव चार्ज वर्ड यूज करेंगे। इतना पता चला। अब आगे चले तो लिखिए, प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। गोल्ड, STEIN, स्टीन। Ma'am, please tell the name. एक और नाम लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक, CHADWICK, चैडविक। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। प्रोटॉन क्या है, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन क्या है, दीज आर चार्जलेस पार्टिकल्स, दे हैव नो चार्ज। इसका चार्ज कितना होगा, बोले -1। इसका चार्ज कितना होगा, +1। इसका चार्ज कितना होगा, 0। ठीक है, और एग्जैक्ट चार्ज की वैल्यू इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे माइनस लगा दो, तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में रहेगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पर 0। तो ये आप लोग डिफरेंस के हिसाब से लिख लीजिए। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या हम लोग इसे बोलेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दो नाम है इसके,
अल्फा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या कर रहा है रदरफोर्ड ने यहां पर पहले बीच में एक गोल्ड फॉइल लगाई। फॉइल समझ में आएगा, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है ऐसे गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? उसका रीजन है कि गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा, इट इज गुड इन मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, है ना। इसकी जो प्रॉपर्टी है मेलिएबल और डक्टाइल होने की वो बहुत अच्छी है। दूसरा इतनी बढ़िया है कि वी कैन मेक द थिनेस्ट फॉइल। कितनी थीन बोले 1000 एटम्स जितनी थीन। मतलब ये जो अपन जैसे एल्यूमिनियम फॉइल लेते हैं तो अपन बोलते हैं ना एकदम पतली सी फॉइल है, तो ये इतनी पतली है कि जस्ट ये जो पार्ट है ये कितना थिक है, इट इज ओनली 1000 एटम्स थिक। मतलब आपके इमेजिनेशन से बहुत पतली चीज है ये, ऐसा समझ लो कि बहुत पतला। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स भेजे गए। अब अभी आपको ये नहीं मालूम अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी ये पार्ट। अल्फा पार्टिकल्स भेजे गए, यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई गई और इस स्क्रीन पर देखा कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकराते हैं तो टकराने के बाद में उनमें क्या चेंज आता है। क्या वो सीधे सीधे जा रहे हैं, वो अपना रास्ता बदल रहे हैं, वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट है विच इज कॉल्ड एज रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड की फॉइल यूज करी इसलिए गोल्ड फॉइल। अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग, है ना, अल्फा पार्टिकल जब आएंगे तो वो किस तरह से मूव करेंगे, स्कैटर करेंगे। स्कैटरिंग मतलब जाना, तो इसलिए नाम रखा गया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये सब पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, है ना। तो मैं वहां से पहले शुरू कर रही हूँ थोड़ा सा अलग कि भाई अल्फा, बीटा और गामा ऐसे अलग अलग पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं। आपको सिर्फ अल्फा पढ़ना है, लेकिन पार्टिकल्स अल्फा, बीटा, गामा सब होते हैं। हम अल्फा की बात कर रहे हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डीके वगैरह करते हैं, टूटते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो हमारे पास ये पार्टिकल्स बाहर की तरफ निकलते हैं। अभी अपन इन सब बातों को छोड़ के कहाँ आगे बढ़ रहे हैं कि यस वी हैव सम पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स खुद पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, बीटा पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं और गामा पार्टिकल्स पे कोई चार्ज नहीं होता। कि ना अरे वाह मैम ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, नहीं भैया, नाम अलग अलग है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एटम से जुड़ा हुआ पार्ट है। ये वो पार्टिकल्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं। दोनों अलग अलग कहानी है। इनको प्रोटॉन नहीं बोल सकते आप, इसे इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं हीलियम को रिजेंबल करता है। वो सब छोड़ दो, चलो अपन और आगे बढ़ते हैं। इतना समझना आपके लिए काफी है कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा आर पॉजिटिवली चार्ज, बीटा आर नेगेटिवली चार्ज एंड गामा हैज नो चार्ज। जैसे एक्स रेज होती हैं तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। माइक्रोवेव, अरे मैम इसमें तो खाना बनाते हैं, माइक्रोवेव, अरे बच्चा जो माइक्रोवेव होता है उसमें से वेव्स बाहर निकलती हैं जो हमारे खाने को हीट कर रही है। दोज वेव्स आर कॉल्ड एज माइक्रोवेव्स, इसलिए उस ऑब्जेक्ट का नाम पड़ गया माइक्रोवेव, है ना। तो माइक्रोवेव्स, तो वो सब क्या कहलाती है, गामा वाले पार्ट में आती है। जो भी वेव्स वाला पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो इधर। चलो अब वापस अपनी कहानी पे आए कि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आके गोल्ड फॉइल पे टकरा रहे हैं। ये उसका एक्सपेरिमेंट है, किसका, रदरफोर्ड का। क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेनी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। क्या पता चला, बिना कोई रास्ता बदले पार्टिकल्स जो है वो सीधे 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 यहाँ से निकलते ही जा रहे हैं।
तो मेनी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। दूसरा आया few of them were deflected by some angle। क्या बोल रहे हैं? कुछ पार्टिकल्स जो थे उन्होंने अपना रास्ता बदला एंड दे वर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल, जाते जाते रास्ता बदल दिया। ठीक है भैया। तीसरा आंसर उन्होंने दिया वेरी फ्यू ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड बैक बाय एंगल ऑफ 180 डिग्री। एक्सपेरिमेंट चल रहा, अल्फा पार्टिकल्स को भेजा, गोल्ड फॉइल से टकराए, बहुत सारे मेनी ऑफ देम सीधे सीधे निकल गए। अरे भैया टकरा रहे हो ना, बस वो तो चले गए। जब कोई चीज यहाँ पे किसी सामान से टकराए तो टकरा के उसे बिहेव तो करना चाहिए। आप रास्ते में जा रहे हो, खाली जगह है तो आप सीधे 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 चल जाओगे, लेकिन अगर सामने कोई आ गया, आप टकरा गए, तो या तो आप अपना रास्ता बदलोगे या उसे धक्का मार के एनर्जी दोगे और फिर तुम जाओगे। तो एनर्जी दी तो यहाँ गर्म हो जाना चाहिए। ये तो क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे निकलते जा रहे हैं। क्या पता चला कि वो जगह खाली है। थॉमसन ने तो बोला था कि पूरे एटम के बीच में पॉजिटिव पार्ट डिस्पर्स्ड है। इसने बोला नहीं, अगर ऐसा होता तो वो टकराते, वो टकराए नहीं, वो क्या करते चले गए, दे पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। इट मींस देयर इज अ लार्ज एम्प्टी स्पेस इन एन एटम। ये पहला पॉइंट क्या हुआ, देयर इज अ लार्ज एम्प्टी स्पेस इन द एटम। दूसरा, some of them were deflected by some angle। क्या हो रहा है, पॉजिटिव पार्ट आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब जो ऑर्बिट है, अब इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑर्बिट। वर्ड आपने पढ़ा है ऑर्बिट, शेल। तो ऑर्बिट क्या हो गई, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बोले वो नाम हमने दे दिया ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बाहर की तरफ कहीं पर रिवॉल्व कर रहे हैं, इसलिए जैसे ही ये पॉजिटिव पार्ट, अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव पार्ट आया, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, वो नेगेटिव की तरफ मुड़ गया। फिर दूसरा पॉजिटिव आया, वो नेगेटिव की तरफ मुड़ गया। क्या हुआ, दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता जो है वो बदल दिया। वेरी फ्यू ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड बैक बाय एंगल ऑफ 180 डिग्री। ऐसा कब हो सकता है कि जब ये आए और सिर्फ बीच में ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपल ईच अदर। वापिस पूरी कहानी समझिए। कहानी क्या चल रही है, हम लोग थॉमसन मॉडल को गलत बताकर उसका ड्रॉबैक निकालकर नया मॉडल देने जा रहे हैं। वो नया मॉडल कौन दे रहा है, रदरफोर्ड दे रहा है। रदरफोर्ड क्यों दे पा रहा है, क्योंकि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स आए, गोल्ड फॉइल से टकराए, ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारे सीधे सीधे निकल गए। बोले सीधे क्यों निकले, क्योंकि एटम में बीच में पूरी जगह खाली है। एटम हैज लार्ज एम्प्टी स्पेस इन इट। फिर बोला इस वाले को ले लो, ये इजी समझ में आएगा। वेरी फ्यू ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड बाय एंगल ऑफ 180 डिग्री। थॉमसन ने बोला था पॉजिटिव पूरे में है, रदरफोर्ड ने बोला पॉजिटिव पूरे में नहीं है भाई, पॉजिटिव सिर्फ कहां पर है, बोले बीच में। इसलिए जो अल्फा पार्टिकल बीच में आए वही वापिस से पीछे की तरफ चलेगा। ठीक है, और जब यहाँ आए डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिनके कारण दे गॉट डिफ्लेक्टेड। तो अब नया मॉडल कैसा दिख रहा है, एटम इज स्फेरिकल इन शेप, बात सही है। पॉजिटिव पार्ट इज प्रेजेंट ओनली एट द सेंटर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। नया वर्ड आ गया हमारे पास कि पॉजिटिव सिर्फ कहां पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस पर।
एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अभी खाली इतना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो अब नया वाला पार्ट ऐसा दिख रहा है, स्फेरिकल, बीच में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन जो है वो आसपास। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग ले रहे हैं कि ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। अब थॉमसन का ड्रॉबैक क्या हुआ? जो भी रदरफोर्ड ने बताया वो थॉमसन का ड्रॉबैक हो गया, यानी थॉमसन वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। he was not able to explain why these are undeflected, why these are deflected, why these are deflected by 180 degree। जो इसका एक्सपेरिमेंट है वो थॉमसन का ड्रॉबैक बन गया। अब रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या बना? तो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक के लिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि भाई बोहर ने अपना एक नया मॉडल दिया। तो पहले अपन लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। उसमें फर्स्ट पॉइंट, he was not able to explain, he was not able to explain from where does the electrons get energy from where does the electrons get energy to revolve। full stop। if during revolving, हाँ लिखिए कंटिन्यूएशन में, if during revolving, एक ही ये पॉइंट ही एक ही लिखना है बेटा। if during revolving they radiate energy comma lose energy then they should fall in the nucleus, then they should fall in the nucleus। full stop। but it is not so, but it is not so, and the atoms are stable, and the atoms are stable। देखिए रदरफोर्ड ने बोला कि ये बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, कोई चीज गोल गोल घूम रही है, तो बोले वो एनर्जी दे रही है, इट लूजेस एनर्जी। अगर एनर्जी लूज कर रही है तो धीरे 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 एनर्जी कम हो जाएगी, घूमते 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 इलेक्ट्रॉन थक जाएगा, और थक गया तो बोले वो तो न्यूक्लियस के अंदर आ गया, तो अब एटम ही कहाँ बचा? बोले न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, प्रोटॉन हमेशा सेंटर में न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इट मींस दे आर स्टेबल। तो इसे घूमने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है, इसके बारे में रदरफोर्ड को कुछ नहीं पता। तो ये बन गया उनका ड्रॉबैक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले, विच इज कॉल्ड एज बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, BOHR। इसके 2 पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में हैं, आप वहां से लिखेंगे, और अभी लिखना है तो आपकी मर्जी, कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द स्पेशल ऑर्बिट्स, electrons revolve in the special orbits called as discrete orbits। और
second point, while revolving they do not radiate energy. They do not radiate energy. बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूमते टाइम, रिवॉल्व करते टाइम वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, मींस दे डू नॉट लूज एनर्जी। तो एक कहानी तो खत्म हो गई कि जब वो एनर्जी लूज ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो अंदर न्यूक्लियस में आके गिरेंगे नहीं, कहानी खत्म। फिर ये क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या मर्जी आए वहां पे रिवॉल्व करना चालू कर देते हैं? तो जवाब मिला नहीं भाई, रिवॉल्व करने के लिए उनके पास स्पेशल ऑर्बिट्स हैं। अब अभी आपको ये नहीं पता कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसलिए वो लाइन नहीं लिखवाई मैंने, वरना हमारे पास होता है कि वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है। उसका भी एक रूल है कि भाई कहाँ रिवॉल्व करोगे, तो उसके लिए एक फिक्स वैल्यू हमारे पास है कि ये उसी ऑर्बिट के अंदर उसी जगह पर ही ये रिवॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए टर्म एंगुलर मोमेंटम आता है विच इज नॉट इन योर सिलेबस। तो वो अदरवाइज हम बोलते हैं कि NH/2π के बराबर वाली जगह पर ये लोग रिवॉल्व करते हैं। चलो, अब बोहर ने ये सब बता दिया, हम आगे बढ़े। अब अपन बोल रहे हैं कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए? भाई ये जगह प्रोटॉन की हो गई। अब क्या जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे यहाँ आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। अब क्या ना कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमें क्या मालूम मैडम? तो इसके लिए मैं आपको पहले एक पॉइंट पढ़ाती हूँ कि हमारे पास टॉपिक था एटॉमिक नंबर, जो हमने पहले कंप्लीट किया है ना। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या बोलते हैं अपन? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और थियरी बोलती है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात तो थॉमसन ने भी बोली थी कि इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेबल। ये वर्ड तो थॉमसन ने भी यूज किया, रदरफोर्ड ने भी यूज किया, बोहर ने तो करेक्ट। तो इसका मतलब प्रोटॉन के नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। फिर मैम आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट और कैन बी गेन। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर गेन या लूज किए जा सकते हैं, प्रोटॉन के नंबर गेन या लूज नहीं किए जाते, इसलिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब वो आयन बनेगा तब वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, जब तक वो आयन नहीं है तब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। सपोज करो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो बोले प्रोटॉन के नंबर भी 20, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर भी 20। तो क्या 20 के 20 यहाँ पर आ गए, एक ही जगह घुसे जा रहे? बोले नहीं भैया, क्या करना है? तो उसके लिए हमारे पास रूल आया, वो हम लोग लिखना चालू कर रहे हैं। हेडिंग लिखेंगे हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, फुल स्टॉप। अब इसमें अपन डिटेलिंग लिखेंगे, ये आपकी हेडिंग है, फुल स्टॉप नहीं सॉरी, सेमीकोलन डैश जो भी आपको करना है। इसमें लिखिए इट वॉज गिवन बाय बोहर एंड बरी, BOHR बोहर और BURY बरी। फर्स्ट पॉइंट, the maximum number of electrons in an orbit can be 2n square. The maximum number of electron in an orbit, लिखा है मैंने बोर्ड पे, can be 2n square. Second point, the maximum number of electron
the maximum number of electron that can be accommodated in the outermost orbit is 8. और थर्ड पॉइंट, electrons are filled in increasing order of energy. In increasing order of energy, that is inner shells are filled first, या inner orbits are filled first. चलिए बोर्ड पे फटाफट समझते हैं अपन, चैप्टर कंप्लीट ही होने वाला है। फर्स्ट ऑर्बिट फॉर्मूला हमने बोला 2m², 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। तो जो हमारी फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहली ऑर्बिट का नाम होता है, फर्स्ट ऑर्बिट है n = 1, इसका नाम है k, उसके बाद l, उसके बाद m, उसके बाद n, ऐसे ऑर्बिट्स के सिंबल्स दिए हुए हैं। दूसरी ऑर्बिट 2 × 2 का स्क्वायर 8 आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इट कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद थर्ड आया, तो 2 × 3 का स्क्वायर, आंसर आता है 18। बट इसीलिए हमने एक और रूल लिखा कि सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये हमारे बोहर और बरी के रूल हुए। जैसे अभी अपने को सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, 11 नंबर है, तो पहली ऑर्बिट में कितने भराएंगे? तो 2 भराएंगे। दूसरी ऑर्बिट में कितने भराएंगे? बोले 8 भराएंगे। 2 + 8 कितना हुआ? 10। हमें कितने भरना है? 11। तो थर्ड ऑर्बिट में एक और चला गया, इसलिए सोडियम की वैलेंसी होती है 1। एल्यूमिनियम नंबर 13, एटॉमिक नंबर 13, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 8, तीसरी ऑर्बिट में 3। अब लोग क्लोरीन 17, 2, 8 और 7, बोले आप 7 इलेक्ट्रॉन दूंगा थोड़ी भाई, मुझे तो कितने चाहिए? आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो बोलेगा 7 तो मेरे पास है, एक और मुझे दे दो। इसलिए उसकी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लिखा -1। तो वैलेंसी के दो आंसर्स हैं, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उस हिसाब से इसके पास 7 है, लेकिन ये 7 देगा नहीं, क्या करना पसंद करेगा? एक लेना, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -1। मैंने आपको याद कराया था 1 2 3 4, -3 -2 -1। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, पहली ऑर्बिट में 2, 5 बचे, दूसरी ऑर्बिट में 5। अब बोले 5 दूंगा थोड़ी, 8 ही तो चाहिए मुझे, तो 3 दे दो, 3 दे दो, इसलिए उसका नंबर हुआ -3। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिखिए, द एलिमेंट्स विच आर, लास्ट टॉपिक है बेटा ये, फटाफट करिए। द एलिमेंट्स विच आर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस are called as isotopes. Same atomic number but different atomic masses are called as isotopes. एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखा है 1H1, 1H2, 1H3।
देखिए सेम एटॉमिक नंबर, नीचे वाला नंबर सबका सेम है, सब कुछ हाइड्रोजन है, लेकिन एटॉमिक मास इनका अलग अलग है। तो अपन जब मास का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि न्यूट्रॉन के नंबर अलग है। नेक्स्ट आइसोबार्स which have same atomic mass but different atomic number. For example, C614 and N714, इनके एटॉमिक नंबर अलग है बट एटॉमिक मास दोनों के सेम है। इसमें आपको टेक्स्ट बुक में से बेटा एप्लीकेशन पढ़नी पड़ेगी। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में है।